चलिए हाय। एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। ये आपका सीए इंटर ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 6 है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये ऑडियो मैं आपकी बुक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है। चलिए एक बार शुरुआत कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? सर, एक ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि उसके पास एक सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रहे ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। देखिए, अल्टीमेट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपोर्ट बनाना। अब रिपोर्ट कब बना पाएगा? जब उसके पास प्रॉपर एविडेंसेस होंगे, प्रॉपर वर्किंग पेपर्स होंगे, ठीक है। तो एविडेंसेस का रिकॉर्ड, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग पेपर्स कौन इंश्योर करेगा? डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करेगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। देखिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड 230। मैंने आपको चैप्टर 1 में ही समझाया था, स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप हर एक चीज़ का एक डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो, आप हर एक चीज़ का एक रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो उससे ये दिखाई देता है कि आपकी ऑडिट बहुत सिस्टमैटिक वे में हुई थी और बहुत प्लान्ड वे में हुई थी। रियल लाइफ में भी अगर हम लोग एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हर एक खर्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग फिर अपने खर्चे पे कंट्रोल कर पाते हैं, अपने लाइफ को और बेटर वे में जी पाते हैं। तो वैसे ही ऑडिट भी है। अगर आप ऑडिट को प्रॉपरली प्लान करके चलोगे, हर एक चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड रखोगे, तो ऑब्वियसली आपकी ऑडिट इफेक्टिव वे में होगी और सिस्टमैटिक वे में होगी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? क्लाइंट की नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है? सर, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस। हमने क्या प्रोसीजर लगाया, क्या एविडेंसेस पाया, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट थे, क्या सिग्निफिकेंट मैटर थे, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है? ऑडिट एविडेंसेस आता है। सर, ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी में अच्छे होने चाहिए, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी में अच्छे होने चाहिए। अब दो डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ऑडिट फाइल और कंप्लीशन मेमोरेंडम। ऑडिट फाइल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप अपने सारे वर्किंग पेपर्स रखते हो, उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। ऑब्वियसली आप इसको ऐसे तो कहीं रख नहीं दोगे स्टेपल करके, आप उसको एक फ़ाइल में रखोगे। एक क्लाइंट की एक फ़ाइल बनेगी जिसमें सारे वर्किंग पेपर्स आएंगे। आपने क्या प्रोसीजर लगाया, ठीक है, क्या एविडेंसेस पाया, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड उसमें होगा। उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। आजकल ऑडिट फाइल इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन होती है, तो ध्यान रखिएगा, ऑडिट फाइल हम लोग फिजिकली भी मेंटेन कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है? सपोज कीजिए आपकी ऑडिट फाइल बनी है 500 पेज की। अब आप क्या करते हो? उसमें एक समरी बना देते हो 50 पेज की। देखो, अब हर बार तो आप 500 पेज पढ़ने बैठोगे नहीं। आपने क्या किया? उस 500 पेज का एक समरी बना दिया 50 पेज में। वही 50 पेज क्या हो गया? कंप्लीशन मेमोरेंडम। अब ऐसे 230 बताता है कि सर, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 230 क्या बताता है? सर, ये बताता है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई अदर ऐसे है, एग्जाम्पल लेते हैं 300। वो कहता है कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। ऐसे 300 क्या था? प्लानिंग। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वो बोलता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमसे उतना मेंटेन कर लिए और बाकी छोड़ दिए, नहीं। आपको 300 का भी कंप्लायंस करना है और ऐसे 230 का तो कंप्लायंस करना ही करना है। मतलब मान लीजिए ऐसे 300 कुछ आपको बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 230 को नेगलेक्ट कर दोगे। आपको वो भी मेंटेन करना है और ये भी मेंटेन करना है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी लॉज और रेगुलेशंस कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है कि आपको 230 के अलावा भी कुछ मेंटेन करना है, तब तो डेफिनेटली देखिए लॉ सबसे बड़ा है, स्टैंडर्ड्स भी उसके सामने छोटा है। तो फिर आपको 230 तो मेंटेन करना ही करना है, और अगर लॉ रेगुलेशन कुछ एडिशनल बोल रहा है तो वो भी आपको मेंटेन करना है। डेफिनेशन क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की? तो डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। आपने क्या क्या प्रोसीजर लगाया, क्या क्या एविडेंस पाया और क्या क्या कंक्लूजन आपने बनाया। सर, डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड है कि आपने क्या क्या प्रोसीजर लगाया,
क्या क्या एविडेंस पाया और क्या क्या कंक्लूजन आप पहुँचे, किस कंक्लूजन पे आप पहुँचे। सेम ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने अभी इनिशियली रीड किया था कि एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे पास एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रहे फॉर द बेसिस, और एक एविडेंस हमें मिल जाए कि हमारी ऑडिट क्या थी, प्लान थी और परफॉर्म थी। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सेम है, जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना, वही सेम है नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन ही क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है। सबसे पहला, हम लोग असिस्ट कर पाएंगे अपनी टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। देखिए, अगर आप हर एक चीज़ को रिटर्न फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो, जैसे आपने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ली एज पर 315, आपने उसको रिकॉर्ड किया। आपने जब टर्म्स एग्री कर रहे थे, आप 210 के हिसाब से आप जब टर्म्स एग्री कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स से आपने उसको रिटर्न रिकॉर्ड में लिखा, क्या क्या आपको रिस्की एरियाज लगते हैं, आपने सब लिखा, और उसके हिसाब से इन सारे बातों को कंसिडर करके आपने प्लान एंड परफॉर्म किया। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी प्लानिंग और आप जो एग्जीक्यूशन करोगे वो ज़्यादा अच्छे वे में करोगे, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड है। उसके बाद असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क। ये क्या बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं ना, हम देखिए हमारे पास हर एक चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड है कि कौन सा एरिया रिस्की है, कौन सा एरिया लेस रिस्की है, कौन सा एरिया कॉम्प्लेक्स है। तो हम उसके हिसाब से अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्ट और सुपरवाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्की एरिया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया होगा, तो हम अपनी टीम मेंबर्स को ज़्यादा डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा सुपरवाइज़ करेंगे। लेस कॉम्प्लेक्स एरिया होगा, लेस रिस्की एरिया होगा, तो कम डायरेक्शन देंगे। वही पॉइंट है। इनेबलिंग द टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। देखिए, मैंने आपको बोला था कि हम एक ऑडिट प्रोग्राम मेंटेन करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम चेकलिस्ट होता है। ऑडिट प्रोग्राम में हम साइन करवाते हैं, ठीक है, लोगों से साइन कराते हैं, मतलब जिसने जो जो काम किया उसे साइन कराते हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, और डॉक्यूमेंटेशन पे भी साइन कराते हैं, तो जो दो जगह साइन होती है, एक ऑडिट प्रोग्राम पे साइन होती है और एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी साइन होती है। तो एक अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। देखिए, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हो, तो मान लीजिए इस साल कुछ सिग्निफिकेंट मैटर हुआ था, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर भी आएगा, या जिसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक आएगा। तो ऑब्वियसली आपके पास एक रिकॉर्ड है, तो वो आपके फ्यूचर ऑडिट्स में भी हेल्प करेगा। इनेबलिंग द ऑडिट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ एंड इंस्पेक्शन। मैंने आपको ये शायद चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाया था, SQC 1 के अंदर ही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि सर, जब भी कोई बड़ी ऑडिट्स होती है, जैसे लिस्टेड ऑडिट्स या लिस्टेड कंपनी की ऑडिट, तो उसमें क्या होता है, हम लोग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट करते हैं। वो क्या करता है, वो आपकी ऑडिट को रिव्यू करता है, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट बोला था उसमें कि वो क्या क्या चीज़ें रिव्यू करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें एक पॉइंट था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को भी रिव्यू करता है। अब आप सोचो, अगर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन ही मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो क्या रिव्यू करेगा। तो एक पर्पस ये भी निकल के आता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी मेंटेन करते हो ताकि प्रॉपरली एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो पाए, ठीक है। लास्ट है इनेबलिंग दी कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। कल चल के मेरे ऊपर कोई केस कर देता है कि सर CA ने अपना काम ढंग से नहीं किया, चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस का केस कर देता है, चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस का। तो कम से कम मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, वर्किंग पेपर्स होंगे, रिटर्न रिकॉर्ड होगा, तो मैं दिखा पाऊँगा कि नहीं मैंने कोई नेग्लिजेंट वे में काम नहीं किया है। आप देख सकते हो, मैंने ये सारे प्रोसीजर्स लगाए हैं, ये सारे एविडेंसेस हैं मेरे, ठीक है। तो एक तरीके से ये एविडेंस का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर ऑडिटर को अपना डॉक्यूमेंटेशन किस कदर मेंटेन करना चाहिए। ऑडिटर को अपना डॉक्यूमेंटेशन किस कदर मेंटेन करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन इस कदर मेंटेन करना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस ऑडिटर है उसको समझ में आ जाए 3 बातें। सर ऑडिटर को अपना डॉक्यूमेंटेशन इस कदर मेंटेन करना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस ऑडिटर है, एक्सपीरियंस ऑडिटर का क्या मतलब है, यहाँ पे बात हो रही है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की, यहाँ पे बात हो रही है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की। टू अंडरस्टैंड 3 चीज़ें: नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड,
रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, और तीसरा सिग्निफिकेंट मैटर्स। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है सर, आपका डॉक्यूमेंटेशन इस कदर होना चाहिए कि अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आपका काम देखे, आपके काम का रिव्यू करे, तो उसको 3 बातें समझ में आ जाए फटाफट। ठीक है, आपने क्या प्रोसीजर लगाया, क्या रिजल्ट रहा उस प्रोसीजर का, और क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर और क्या क्या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट आपने लिए हैं। फिर जो एक पॉइंट था कि आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स समझ में आ जाना चाहिए, तो उसमें 3 पॉइंट और हैं कि आपने कौन कौन सा एरिया चेक किया, किसने वो चेक किया, और क्या आपने उस काम को रिव्यू किया था क्या। देखिए, हमें इस कदर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है कि 3 पॉइंट समझ में आ जाए। किसको? एक्सपीरियंस ऑडिटर को। आपने क्या प्रोसीजर लगाया, क्या रिजल्ट पाया, और क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर आपने फेस किया। तो क्या क्या प्रोसीजर लगाया, उसमें 3 पॉइंट है। प्रोसीजर कौन से एरिया की चेकिंग में लगाया, मतलब एरिया कौन सा टेस्ट किया आपने, किसने वो काम किया, और क्या आपने वो उस काम को रिव्यू किया था क्या। ये 3 पॉइंट आपको और मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है कि आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जो भी आपने डिस्कशंस किया है विद द TCWG। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर, मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म कैसा होगा, कंटेंट ज़्यादा होगा, कम होगा, और एक्सटेंट कैसा होगा। तो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इसके कुछ 6-7 पॉइंट है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस, और ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। इसको समझा रहा हूँ, सुनिएगा, बहुत क्विक वे में समझा रहा हूँ। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए क्लाइंट आपका बड़ा है और बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा चेकिंग करोगे और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की कोशिश करोगे। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, देखिए अगर आप अपना पूरा ऑडिट इंक्वायरी से ही कर रहे हो, ठीक है, मतलब ज़्यादातर आप इंक्वायरी से ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपका डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। लेकिन आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हो, रीपरफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपको एविडेंसेस भी ज़्यादा मिलेंगे, सो देयर बाई आपका डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा मेंटेन होगा। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट सिंपल है कि अगर रिस्क आपको ज़्यादा लगती है तो आप ज़्यादा चेकिंग करोगे, ज़्यादा एविडेंसेस पाने की कोशिश करोगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंसेस ऑब्टेन, आपका एविडेंस ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सटेंट ज़्यादा हो जाए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, एक्सेप्शंस का क्या मतलब है, आपने सोचा तो कुछ और, मिला कुछ और। ठीक है, से सपोज आप ऑडिट कर रहे थे ये सोच के कि क्लाइंट में रिस्क कम है, क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन पे रिस्क कम है, बाद में पता चला कि रिस्क ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, अपनी एक्सटेंट आप बढ़ा दोगे चेकिंग का, एक्सपर्ट्स को हायर करोगे। फिर ऑडिट टूल्स आपने क्या यूज़ किया, क्या क्या मेथड्स यूज़ किया, तो बेसिकली यही है कि आपने सैम्पलिंग ऑडिट किया, डिटेल ऑडिट किया, तो ऑब्वियसली उससे भी आपके डॉक्यूमेंटेशन पे इम्पैक्ट तो आएगा ही। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, तो चेकलिस्ट हो गया, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, करस्पॉन्डेंस, ये सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, देखिए हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ ना कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की कॉपी, बैलेंस शीट की कॉपी हम मेंटेन करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक सब्स्टिट्यूट बन गया एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड का। सर, एक ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंटेशन पे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कॉपी मेंटेन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक सब्स्टिट्यूट बन गया फॉर द एंटिटीज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब कल चल के एंटिटी अपना अकाउंट मेंटेन ही नहीं करती है, कहती है अरे आपके पास है ना, हम क्या मेंटेन करें, हम फेंक दे रहे हैं। नहीं भाई, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैंने बस अपने फ्यूचर सिग्निफिकेंस के लिए रखा है। समझ में आ रहा है ना?
तो ध्यान रखिएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर द एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एंटिटी को तो अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ध्यान रखिएगा, ऑडिटर को प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि उसका डॉक्यूमेंटेशन टाइमली वे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसे आप काम कर रहे हो वैसे वैसे आप मेंटेन करते चलो, जैसे जैसे आप काम कर रहे हो वैसे वैसे मेंटेन करते चलो। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन काम करने के बाद मेंटेन करते हो तो फिर वो थोड़ा लेस एक्यूरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपने काम किया, अभी आप मेंटेन कर लो तो ठीक है, आपने आज काम किया, आप कल मेंटेन कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप मिस कर जाओ, कुछ चीज़ें आप मिस कर जाओ। तो इसलिए वही पॉइंट लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आप काम करने के बाद मेंटेन करते हो तो लेस एक्यूरेट हो जाएगा। ऑडिट फाइल मैंने आपको पहले ही समझा दिया। देखिए ध्यान रखिए, ऑडिट फाइल क्लाइंट टू क्लाइंट की बनेगी, ठीक है। ये नहीं कि एक ही फाइल में हमने सारे क्लाइंट की फाइल जोड़ दी, नहीं, हर एक फाइल अलग अलग क्लाइंट की बनेगी। जैसे क्लाइंट ए की ऑडिट फाइल अलग, क्लाइंट बी की ऑडिट फाइल अलग, इस तरीके से।